हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल सरल हिंदी 94 में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 9th हिंदी क्षितिज भाग 1 काव्य खंड से ग्रामश्री इसकी विस्तृत व्याख्या जानेंगे। कवि कहते हैं, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। इस कविता में कवि सुमित्रा नंदन पंत भारत के गांवों की सुंदरता, गांव में खेतों की सुंदरता का बखान किए हैं। कवि कहते हैं, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, खेतों में बड़ी दूर तक मखमल की तरह कोमल हरियाली फैली हुई है। आगे कहते हैं, लिपटी जिससे रवि की किरणें, और उन फसलों से जो खेतों में फसलें खड़ी हैं हरी भरी, उन फसलों से सूरज की किरणें इस तरह से लिपटी हुई हैं, उनका प्रकाश इस तरह से छन छन के आ रहा है जैसे लग रहा है चांदी की सी उजली जाली, जैसे ऐसा लग रहा है मानो फसलों पर किसी ने चांदी की जाली लगा दी हो। सूर्य का प्रकाश वाइट वाइट होता है और फसल हरे हरे हैं, कहीं प्रकाश आ रहा है कहीं प्रकाश नहीं आ रहा है, तो उसी को सूर्य के प्रकाश को यहाँ कवि ने चांदी की जाली के समान बताया है। आगे कवि कहते हैं, तिनकों के हरे हरे तन पर, जो खेतों में हरे हरे घास के पौधे उगाए हैं उनकी बात है, उनके हरे हरे तन पर नई नई कोमल कोमल पत्तियों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, हिल हरित रुधिर है रहा झलक, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है और पत्तियां जब हिलती हैं तो उनके हिलने पर और सूर्य का प्रकाश पड़ने पर उनके अंदर की हरितिमा ऐसे दिखती है जैसे ऐसा लग रहा है मानो उनके अंदर हरे रंग का खून प्रवाहित हो रहा है। यहाँ पर हरे हरे में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, तिनकों के तन पर मानवीकरण अलंकार है और हिल हरित में अनुप्रास अलंकार है, हा वर्ण की आवृत्ति हुई है। आगे कह रहे हैं, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक, फसलों के छाया से सांवली हुई या काली हुई भूमि पर झुका हुआ आसमान, ऐसा लग रहा है मानो इस नीले आसमान ने अपना निर्मल चादर चारों तरफ फैला दिया हो। यानी फसलों के प्रभाव से जमीन भूमि काली हुई है और ऊपर नीला आसमान चारों तरफ छाया हुआ है। अगला है, रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकड़ियां हैं शोभाशाली, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कलती सी नीली। अब यहाँ कभी गेहूं की बाली जब आ गई है, जौ में बाली आ गई है और अरहर सनई सब में बालियां आ गई हैं, उस समय के खेतों का चित्रण कवि ने किया है। कवि कहते हैं, अब जौ और गेहूं में बालियां आ गई हैं, गेहूं जौ में बालियां आ जाने से धरती रोमांचित सी लग रही है, यानी अत्यधिक प्रसन्न सी लग रही है। आगे कह रहे हैं, अरहर सनई की सोने की, अरहर और सनई की पीले पीले फूल और उनकी फलियां, किंकड़ियां हैं शोभाशाली, किंकड़ियां क्या है, करधनी। अरहर सनई की फलियां ऐसी लग रही हैं जैसे मानो धरती माता ने करधनी पहन ली हो और हवा लगने से उस करधनी यानी फलियों से अजीब सी ध्वनि निकल रही है जो धरती की शोभा को बढ़ा रही है। आगे कह रहे हैं, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली, सरसों के खेतों में
पीले पीले फूल खिल गए हैं, यानी सरसों के खेतों में पूरी तरह से फूल आ गए हैं और उन फूलों से तेलीय गंध पूरे वातावरण में छा गई है। आगे कह रहे हैं, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। जब पूरी धरती हर जगह हरी हरी दिख रही है, उस समय नीलम की नीली कली और तीसी के नीले नीले फूल भी धरती की शोभा को बढ़ा रहे हैं। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी छीमियां छिपाए बीज लड़ी। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। अब इस पार्ट में, इस भाग में कवि ने मटर के खेत का चित्रण किया है। कवि कहते हैं, रंग रंग के फूलों में रिलमिल। पूरा खेत जब मटर के फूल से, मटर के रंग बिरंगे फूल से भरा हुआ है, उस समय खेत में मटर के पौधे ऐसे खड़े लग रहे हैं जैसे मानो सखियां आपस में बात कर रही हों और हंस रही हों। आगे कहते हैं, मखमली पेटियों सी लटकी छीमियां छिपाए बीज लड़ी। और उनके फलियों की जो लड़ियां हैं मखमली पेटियों की तरह लटकी हुई हैं, जिनके अंदर मटर के दाने छिपे हुए हैं। फिर कहते हैं, फिरती हैं रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर। इस समय रंग बिरंगे फूलों पर, रंग बिरंगे सुंदर फूलों पर रंग बिरंगी उड़ती हुई तितलियां ऐसी प्रतीत हो रही हैं जैसे फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। कवि कह रहे हैं कि रंग बिरंगे फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां इस तरह उड़ रही हैं कि ऐसा लगता है कि फूल स्वयं ही उड़ उड़ के एक फूल से दूसरे फूल पर जा बैठे हैं, यानी फूल स्वयं ही इस डाली से उस डाली पर उड़कर बैठ रहे हैं। आगे है, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली। फूले आड़ू नींबू दाडिम, आलू गोभी बैगन मूली। कवि कह रहे हैं कि अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। अब इस समय बसंत ऋतु का वर्णन है, चित्रण है। अब इस समय आम वृक्ष की डालें सोने जैसी और चांदी जैसी, यानी पीले और सफ़ेद मंजरियों से लद गई हैं। आम की मंजरी कैसी होती है? उसमें कुछ सफ़ेद होते हैं, कुछ पीले जैसे होते हैं, सोने जैसे। तो उस सफ़ेद को चांदी जैसा बताया है, जो पीले पीले टाइप होते हैं उनको सोने जैसा बताया है। अब इस समय आम वृक्ष की डालें सफ़ेद और पीले, सोने और चांदी जैसे मंजरियों से लद गई हैं। झर रहे ढाक पीपल के दल, ढाक और पीपल के पत्ते झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, और कोयल मतवाली होकर कूक रही है। महके कटहल मुकुलित जामुन, कटहल की खुशबू से पूरा वातावरण सुगंधित हो गया है और जामुन भी अधपके हो गए हैं। जंगल में झरबेरी की डालें झूल रही हैं। आड़ू नींबू अनार आलू गोभी बैगन मूली सारी फसलें लहलहा रही हैं, सभी फसलें तैयार हो गई हैं। अपनी बात को जारी रखते हुए कवि अगले भाग में कहते हैं, पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अमली से तरु की डाल जड़ी। लहलह पालक महमह धनिया, लौकी और सेम फली फैली। मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। कवि कह रहे हैं कि पीले पीले पके हुए मीठे अमरूदों में अब लाल लाल
चित्तियां पड़ गई हैं, यानी वे पहले से अधिक पक गए हैं और मीठे हो गए हैं। आगे कहते हैं बेर भी इस समय पककर पीले और मीठे हो गए हैं। आंवला वृक्ष की डालें फल से छोटी छोटी आंवलियों से पूरा जड़ गई है, लद गई है। खेतों में, पालक के खेतों में पालक लहलहा रही है। धनिया की महमह सुगंध फैल गई है। लौकी और सेम फैल कर फल गई हैं, उसमें फल आ गए हैं। मखमली टमाटर पककर लाल हो गए हैं और छोटे छोटे नाजुक नाजुक मिर्चों के पौधों पर हरी हरी मिर्चें लग रही हैं। ऐसा लग रहा किसी ने हरी हरी थैली लटका दी हो। अब इस भाग में कवि गंगा के किनारे का चित्रण करते हुए वहां की सुंदरता का बखान किए हैं। कवि कहते हैं बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। अंगुली की कंघी से बगुले कलगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मंगरोठी रहती सोई। अब यहाँ से करेंगे गंगा की सतरंगी रेती। गंगा की रेती सतरंगी कैसे हुई है? सूर्य का प्रकाश पड़ने से सतरंगी हुई गंगा की रेती यानी बालू सांपों से अंकित लग रही है। जब पानी की लहरें आती हैं और जाती हैं तो बालू टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। उसी टेढ़े मेढ़े निशान को कवि ने सांपों से अंकित कहा है। सुंदर लगती सरपत छाई, और गंगा के किनारे जो सरपत लटका हुआ है वो बड़ा ही सुंदर लग रहा है। तट पर तरबूजों की खेती, और गंगा के तट पर तरबूजों की खेती लहलहा रही है। अंगुली की कंघी से बगुले कलगी संवारते हैं कोई, और वही नदी के जल में एक पैर से खड़े बगुले ऐसा लग रहे हैं कि मानो वे एक पैर की उंगली को कंघी बनाकर अपने बालों को यानी कलगी को संवार रहे हैं। तिरते जल में, तिरते यानी प्रवाहित तैरते, तिरते जल में सुरखाब, सुरखाब क्या है? चक्रवात पक्षी। पुलिन, और पुलिन पर मंगरौठी रहती सोई। प्रवाहित जल में सुरखाब और पुलिन पक्षी क्रीड़ा कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और पर यानी किनारे पर मंगरौठी पक्षी सोई हुई है। आगे लास्ट वाले भाग में कवि शरद ऋतु का चित्रण किए हैं और फिर से गांव की सुंदरता का बखान किए हैं। हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अधियाली में निशकी, तारक स्वप्नों में से खोए। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। अब इसमें कवि हरियाली को हंसमुख बता रहे हैं। अभी तक पूरे भाग में कवि ने धरती को हरा भरा बताया है, उसी हरियाली को कवि कह रहे हैं हंसमुख हरियाली। धरती पर फैली हुई हंसमुख हरियाली सर्दी के धूप में सुख से अलसाए से सोई हुई लग रही है। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि ठंड में गांव में दिनचर्या थोड़ा लेट से शुरू होती है, इसलिए कवि ने हरियाली को सुख से अलसाया हुआ बोला है। आगे कहते हैं भीगी अधियाली में निशकी, तारक स्वप्नों में से खोए। निशकी यानी रात की, रात के भीगे अंधेरे में, भीगा क्यों है? ओस की बूंदें पड़ने से, कुहरा पड़ने से भीगा भीगा लग रहा है, तो उसी को कवि कहते हैं भीगे अंधेरे में तारकगढ़ यानी तारे सपनों में खोए हुए से लग रहे हैं। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, और ये जो गांव है, मरकत क्या है? रत्न, हीरा जवाहरात, सोना चांदी।
आगे कवि कहते हैं, और यह गांव ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मरकत यानी रत्नों के डिब्बे को खोल दिया हो। गांव के रात की सुंदरता का बखान करते हुए कवि ने कहा है, चूंकि गांव में कहीं से दीपक का उजाला आ रहा तो कहीं से लाइट का उजाला आ रहा है, बल्ब का, तो उसी को उन्होंने, वो जो उजाला आ रहा है उसकी तुलना उन्होंने रत्नों के खुले डिब्बे से किया है। गांव से आने वाली रोशनी रत्नों की तरह चमक रही है, ऐसा कवि ने बताया है। कवि कह रहे हैं कि यह गांव ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने रत्नों के डिब्बे को खोल दिया हो और जिस पर नीले आसमान की छाया है। निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। शरद ऋतु के अंत में निरुपम सौंदर्य से युक्त शांत यह गांव अपनी सुंदरता या शोभा से सभी का मन हरता या सभी को प्रभावित करता हुआ सा लग रहा है। आशा है इस वीडियो के माध्यम से आपको ग्रामश्री के सभी भागों की व्याख्या समझने में आसानी होगी। अगले वीडियो में हम प्रश्नोत्तर के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय।